अ, कांतिलाल नाइक सर, आपने ज्वाइन किया है ना? प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिएगा। जी नमस्ते सर जी। नमस्कार। जी सर। मैं हाँ, वो तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने के पहले हमारे इस वेबिनार की पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं बताना चाहूँगा। हम डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो हमारे मेंटर है, जल बिरादरी के वाटरमैन ऑफ इंडिया, उनके साथ काम करते हैं, उनके कार्य करते हैं। और जब कोरोना का फर्स्ट फेज शुरू था तो हमारे महाराष्ट्र जल बिरादरी के विनोद बोधनकर और नरेंद्र चुग सर, इनके इन्होंने आओ नदी को जाने ऐसे वेबिनार सीरीज शुरू किया था इन द फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना। और लगभग 44 वेबिनार्स होने के बाद ऐसे तय किया गया कि फिजिकल यात्रा निकालते हैं डिस्ट्रिक्ट का। और उस यात्रा का जो पाथ था, फ्रॉम गोदावरी रिवर, जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, वहां से लेके वर्धा तक वो यात्रा जाने वाली थी। लेकिन कोरोना सेकंड वेव के वजह से वो फिजिकल यात्रा संभव नहीं हो पाई। तो फिर हमारे जो मेंटर्स है, विनोद बोधनकर सर और नरेंद्र चुग सर, इन्होंने तय किया कि हम ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्राएं शुरू करते हैं। फिर अप्रैल 2021 में हाँ, वो नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्राएं शुरू हुई महाराष्ट्र के, जिसमें पहला जिला था नासिक, नासिक के बाद जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ऐसे करते करते 36 जिलों की यात्रा कंप्लीट की गई। और ये 36 जिलों की यात्रा जब कंप्लीट हो गई, उसके बाद में ऐसे तय हुआ कि इसका फिजिकल भी कुछ नेटवर्क होना चाहिए। तो जल बिरादरी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इनके कोलैबोरेशन में चला जानुया नदीला ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें आज लगभग 108 नदियों के ऊपर फिजिकल काम शुरू है, एक्टिविटी शुरू है। और जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्राएं शुरू हुई, जब 4 जिलों की यात्रा कंप्लीट हुई, नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, तो हमारे साथियों ने तय किया कि हम जैसे आओ नदी को जाने शुरू है, वैसे आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज को शुरू करते हैं। तो फिर मई 2021 में हमने इस वेबिनार सीरीज की शुरुआत की, जिसमें जलगांव जिले के गाड़ेगांव जो विलेज है, मैं जस्ट 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज तक लगभग 112 वेबिनार्स हुए, जो हर महीने के सेकंड और फोर्थ संडे को रहता है, और जिसमें आज तक 102 एपिसोड्स में 150 से भी ज्यादा महानुभाव आ चुके हैं, कि जिनका जमीन के ऊपर, जल, जंगल, जमीन, जानवर, एनवायरमेंट, इसके ऊपर उनका 10 साल से लेके 40 सालों तक अनुभव है। हमें अलग अलग ग्रुप मिले, जैसे कि गायत्री परिवार हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, इसके अलावा मिशन 500 करोड़ लीटर, भूजल वारकरी, सूरत प्रोजेक्ट, मुल्ताई से माँ ताप्ती परिक्रमा करने वाले साथी, ऐसे अलग अलग ग्रुप मिले और इंडिविजुअल्स भी मिले। एक कमल वाले बाबा है कि जो सारे तालाबों में जाके कमल को रोपण करते हैं और उसे वहाँ पर प्लांटेशन करके बढ़ाते हैं। हमें हनी बीज वाले मिले,
कि जो सिर्फ हनी बीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और कुछ अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने वाले भी मिले, जैसे मिलेट्स फार्मिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। ऐसे किसान भी मिले कि जो खुद नेचर के साथ कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में उन्होंने हमें गाइड किया। इसके अलावा कोई मिट्टी पे काम कर रहा है, कोई पानी पे काम कर रहा है, कोई ही जंगल के ऊपर काम कर रहा है, कोई बर्ड्स के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि प्रकृति के लिए, माता पिता के लिए जो जो हो सके ऐसे काम करने वाले महानुभाव यहाँ पर आ चुके हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के पहले वक्ता कांतिलाल जी, इनका परिचय करने के लिए सुनीता दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ। सुनीता दीदी। आज के जो हमारे पहले वक्ता है कांतिलाल जी नाइक, जो नमस्ते। अम, बोरचक गांव से है। नवापुर तहसील में आता है, जिला नंदुरबार। और वह नेसू परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष है और एक प्रगतिशील किसान भी है। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता दीदी। मैं कांतिलाल जी जब नाइक। हम कांतिलाल जी को सुनेंगे, तब और उनके बारे में हमें जानकारी उनसे बात करने के दौरान मिल ही जाएगी। तो मैं अभी उनसे निवेदन करती हूँ कि वह अपनी बात रखे। जी मैडम, बोलिए। मैं 1 मिनट में आपका प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, तब तक आप बात शुरू कीजिए। कांतिलाल जी बोलिए आप, मैं तब तक प्रेजेंटेशन लाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी। सर जी, हमारा नाम कांतिलाल नाइक है। हम नंदुरबार जिले नवापुर तहसील के एक ग्रामीण क्षेत्र में हमारा गांव आता है। 2007 से हम हेडगेवार सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, जिसमें जल जमीन जंगल और पशुधन के ऊपर अलग अलग तरह के प्रयोग होते हैं। तो हमने ज़्यादातर हम पानी पे फोकस किया। जो हमारे अ, परिसर में जो नेसू नामक नदी बहती है, पश्चिम वाहिनी, तो उसके ऊपर हम अलग अलग तरह के प्रयोग किए, पानी के ऊपर किए, जमीन के ऊपर किए। लेकिन अभी जो हमारा इससे पहले 2007 से पहले जो गुजरात में स्थलांतर होता था और एक सीजन की खेती होती थी। इसका कारण नदी में पानी नहीं था, रुकता था। जो जैसे कि जनवरी फरवरी तक पूरा अट जाती थी। लेकिन हमने एक रेत की और मट्टी की बोरी बांध लगाई है, जिसमें हमको पानी नदी में जमा हुआ दिखा। तो थोड़ा थोड़ा सब्जियां बनाने लगे लोग। तो हमने फिर उसी समय के माननीय कलेक्टर साहब सौरभ राव जी, उनसे बातचीत की, उनको प्रस्ताव रखा। तो अभी पूरे नदी में 17 परमानेंट स्ट्रक्चर बना के रखे। तो अभी मई एंडिंग और जून तक 4 से 5 फीट तक नदी में पानी हमको देखने को मिल रहा है, जिसका उपयोग खेती बाड़ी और जानवरों के लिए और बहुउपयोगी के लिए हमको आ रहा है सर जी। सर स्क्रीन के ऊपर आपका प्रेजेंटेशन है, आप जब बोलोगे तब मैं अगला स्लाइड ले लूंगा। आप जी बोलिए। सर। सर जी, हमारा नंदुरबार जिला गुजरात बॉर्डर पे आसपास आता है। और नंदुरबार जिले के नौपुर तहसील के खानबारा क्षेत्र में, जो कि पूरा भिल्ली समाज रहता है, और उसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत कमियां थी। जिसमें सिर्फ गोधन का मुबलकता थी और खेतीबाड़ी थी, लेकिन उसमें उपजाऊ तरीके से तंत्र शुद्ध खेती नहीं होती थी। तो हमें हेडगेवार सेवा समिति, केवी के नंदुरबार, इनकी तरफ से तंत्र ज्ञान मिला। और अभी नदी के जरिए हम
सभी फार्मर्स अच्छी तरह से खेती करते हैं। 3 सीजन में हमारी खेती उपज होती है सर जी। और जिसमें नंदुरबार जिले में नागन, शिवन, गोमाई, रंगावली, देहली, नेसू, पाताड़गंगा, ये नदियां विशेष करके आती है। तो जिसमें हम नेसू नदी के ऊपर प्रयोग करते हैं। और हमने जो कमेटी बनाई है वो भी नेसू नदी के ऊपर ही, नेसू परिसर सेवा समिति करके, जिसमें 37 गांव जुड़े हुए हैं। और हर गांव में एक स्थानिक समिति है। और उनके ऊपर भी एक जो समूह समिति रहती है, उसके हम हेड है, जिसका संचालन पूरे 36 खेड़े में हम हर मास पहली तारीख को बैठक करके उसमें उनको गाइडेंस करते हैं सर जी। तो 2007 से हमारे क्षेत्र में एनआईपी करके एक प्रकल्प आया था, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी प्रकल्प करके, जिसमें हमको एक ऐसा सुधार मिला कि जो पानी का व्यवस्थापन है, उनको कैसा व्यवस्थापन करे, कम से कम पानी में कैसे खेती करे। तो हमने, जिसके पास एक मोटर पंप है, तो मोटर पंप के जरिए पास फार्मर्स, एक पंप के पास फार्मर्स जुड़े। जैसे कि एक एक पंप पे पास फार्मर जुड़ते हैं तो हर सीजन का 100 रुपए उसका हम जमा करते थे, जिसका मेंटेनेंस में और बचत का उनको आदत लगे इसलिए। तो जो व्यवस्थापन हुआ था, इनसे एक उन्नत खेती, प्रगत खेती की ओर हमारे फार्मर बढ़ रहे थे, जिसमें सब्जियां बनाते थे और फल लगाते थे, जैसे कि आम के पेड़ है ऐसा। तो खेती के जरिए उनको एक जोड़ व्यवस्था भी मिल गई सर जी। तो खानबारा जो परिसर है, क्षेत्र है, उनके ऊपर 8-10 गांव पहले जुड़े हुए थे, जैसे कि निजामपुर, करंजाड़ी, बोरचेक पूर्व, बोरचेक पश्चिम, निम्बोनी, नगारे, पालीपाड़ा और मौलीपाड़ा करके ये शुरू से जुड़े हुए सर जी। थैंक यू। तो हमारे प्रकल्प के अंदर जो खेती पे आधारित परिवार है, जिसमें बीपीएल भी परिवार है, जिनका सरासरी इनकम 15 से 20 हजार रुपए तक रहता था। और जो गुजरात में स्थलांतरित होते थे, वो कम से कम 28 से 30% तक स्थलांतर होते थे। उसमें जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, इसकी वजह से 98 से 100% तक पूरा आदिवासी समाज इसमें बसता है सर जी। थैंक यू। तो हम जिस नदी पे प्रयोग कर रहे थे, इसमें कुछ सूत्र का अवलंबन किया, जिसमें कि जो परंपरागत खेती है, जैसे कि हमारे पूर्वज खेती करते थे, जैसा हल चलाना और तिफन लगाने का, इसके साथ साथ एक आधुनिक तंत्र, आधुनिक विज्ञान के साथ उनका जोड़ मिल गया, जिस प्रयोग से खेती बाड़ी सुधार होने लगी। तो इसमें खुद की खेती और दूसरों से तंत्र लेके एक एक अच्छा मेल बनाया हमने। और इसमें फार्मर से और जो केवी के जैसे गाइडनर है और शासन, ये तीनों मिलके हमने एक ऐसी संस्था बनाई कि जिसमें एक अच्छा मेल खा रहा था। उसका पूरा निचोड़ निकाले तो पूरा हमारे विकास के ऊपर, हमारे विकास के लिए अपने फार्मर्स के दिल में एक भावना जागृत हो और खेती अच्छी हो, पानी कैसा यूज करने का, ये सब हमने इस माध्यम से सीखा सर जी। जो हमने पहले बताया था, हमारे परिसर से नेसू नदी का बहाव होता है, पूर्व से पश्चिम पश्चिम की ओर जाती है। तो महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से उसका उगम स्थान है। और आगे जाके गुजरात क्षेत्र में तापी मैया से वो नदी जा बसती है, जिसका लगभग
सफर है 41 किलोमीटर, जिसके आजू बाजू, उनके नदी के आजू बाजू में सब बस्ती बसी हुई है, खेती बाड़ी बसी है। तो 41 किलोमीटर के ऊपर हमसे जितना शक्य है उतना हमने उस पर फोकस करा सर जी। तो सबसे पहले हमने हमारे स्थानिक गांव में एक ऐसी सभा बुलाई जिसमें हर फार्मर्स उसमें सभा में सहभाग हो। तो उसमें से हमने 20 फार्मर्स लिए जो अपनी खेती के लिए उत्साहपूर्व है, जिसमें 5 महिला भी शामिल हुए। तो उसका हमने एक समिति बनाई, जैसे कि नवजीवन शेतकरी मंडल। नवजीवन इसलिए लिखा कि नदी के नदी के जरिए हमको एक नया जीवन मिल रहा है। तो उसमें आ, कुछ फार्मर्स शामिल थे, कुछ महिला बचत गट की महिला थी, कुछ युवक थे, और कुछ शालेय विद्यार्थी थे, जिसमें हमने एकत्रित किया और नदी के बारे में उनको अच्छी जानकारी दिया, पानी के लिए अच्छी जानकारी दी सर जी। और एक एक समय ऐसा निकाला कि सभी लोग इकट्ठा हो, और हमने लोक सहभाग से, जन भागीदारी से एक भोजन का प्रयोग रखा, और नदी के किनारे भोजन भोजन भी बना के उनको खिलाया। और आ, खाली गोनी जिसमें रेत और मट्टी भर के 2 से 3 फीट तक एक बोरी बांध बनाया, जिसमें पानी जमने लगा जब से ये प्रकल्प शुरू हुआ सर जी। तो हमने जैसे बोरी बंद लगाया तो नदी में पानी दिख रहा था, और बोरी बंद बनाने का सिस्टम ऐसा था कि जमा हुआ पानी नीचे की तरफ ना आए। और ऐसा सिस्टम बनाया कि पहला बांध जो डाला है उसके अगले वाला बांध का पानी अगले पीछे वाले के से मिल जाए, तो पानी अच्छा जमा हो। तो पहली बार गर्मी के दिन में पहली बार नदी में जो पानी दिखा गांव वालों को, फार्मर्स को, तो उनमें खुशी का माहौल बन गया सर जी। तो उसमें जो नदी का बहाव था, जो पानी हट जाता था उसमें आ, ऐसा पानी जमा हो जाता था, उसकी दुर्गंधी बन जाती थी, जिसमें जानवर के पीने लायक पानी नहीं था, और इतर उपयोग के लिए उसका उपयोग नहीं होता था पानी। तो ऐसा वेस्टेज जाता था। लेकिन जब से हमने बोरी बांध डालने को शुरुआत किया, जब से पानी जमा होने लगा, उससे सब्जियां बनती थी, लोग डीजल पंप यूज करने लगे और इलेक्ट्रिक मोटर पंप भी यूज करने लगे। और गर्मी में जो पानी की कमतरता थे, उसमें पशुधन के लिए, पीने के लिए, उनको धोने के लिए पानी की उपलब्धता हुई सर। तो हमने जो प्रयास किया इसके ऊपर उस समय के माननीय जिला अधिकारी सौरभ राव जी हमारा काम देखने के लिए खुद आए। उसने खुद बोरी बांध बनाने के लिए उसमें श्रमदान किया, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि जो हमारा जिला नियोजन समिति है उसमें हम आपका प्रस्ताव रखेंगे। और उनकी मेहरबानी से अभी तक हमारे नेशनल नदी के बहाव के अंदर 41 किलोमीटर के अंदर परमानेंट स्ट्रक्चर, 1-1 किलोमीटर के अंदर 17 परमानेंट स्ट्रक्चर हो गए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर जी, परमानेंट स्ट्रक्चर 17 हुए। जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी मई एंडिंग और जून तक हमको 4 से 5 फीट तक उस परमानेंट स्ट्रक्चर के ऊपर से पानी ओवरफ्लो दिखता है सर अभी भी। तो हमको बहुत खुशी हुई, माननीय जिलाधिकारी सर ने हमको इतना मदद किया, और फार्मर्स भी जब से पानी की स्वच्छता से लेकर उनका उपयोग कैसे करने का वो अपने आप अभी समझने लगे सर जी।
तो हमने जैसे बताया, एक इलेक्ट्रिक पंप के ऊपर 5 फार्मर्स जुड़े गए, तो उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग पानी छोड़ने का सिस्टम बनाया, और उनमें से 100 रुपए एक एक फार्मर से जमा करते थे। उसमें से 10% रकम बैंक में जमा करते थे। उनका एक सामूहिक खाता खुलवाया, और जो मोटर पंप का मेंटेनेंस रहता, उसमें से बैंक से निकाल के मेंटेनेंस का खर्चा बनाते थे। और जो गट बने थे उसमें नदी के ऊपर थे, इलेक्ट्रिक गट था, डीजल पंप सेट था, और जो पहली वाली कुआ था पहले वाला, उसमें भी वही सेट लगाइए। और जिस कुआ का पानी हट जाता था उसमें हमने 3 मीटर की खुदाई करके उसका डिवेल डीपनिंग करवाया सर जी। थैंक यू। और जैसा हमने वेल डीपनिंग किया तो पानी का पुनर्भरण जैसा हो गया और पानी ऊपर आ गया। तो जैसे कि नैसर्गिक रीत्या से जल पुनर्भरण हुआ, तो उसमें से जो हमने जल स्रोत उपभोक्ता गट बनाए, तो पूरे क्षेत्र में 45 गट बने, और वेल डीपनिंग के 45 बने। और उसमें जो सहभागिता थी फार्मर्स की, वो 227 फार्मर्स जुड़े। और उससे उससे फायदा ये हुआ कि आ, पानी के नीचे जो क्षेत्र आया वो 375 एकड़ का क्षेत्र पानी के नीचे आया सर जी। और ऐसे नदी के पानी से विविध तरह के प्रयोग हमने बनाए। जैसे पानी की उपलब्धता हुई वैसे हम बनाते गए। जैसे कि शुरू शुरू से गोनी बांध बंधाए, बाद में सीमेंट बांध आए, जैसे भी वेल डीपनिंग के प्रयोग आए, और इलेक्ट्रिक डीजल पंप के सेट के ऊपर गट बनाए। ऐसे पूरी 103 संख्या में हमारे फार्मर्स जुड़े, जिसमें परिवार संख्या 799 परिवार हमारे यहाँ जुड़े हुए। और अभी तक पानी के नीचे जो क्षेत्र आता है वो 1819 एकड़ इतना पानी के नीचे क्षेत्र है सर जी। थैंक यू। और हम पहले परंपरागत बीज खेती में डालते थे। इसमें बढ़ोतरी ये हुई कि सर सुधारित बीज का हमारे क्षेत्र में आ, बढ़त हुई। जैसे कि उस सुधारित बीज की आधुनिक तंत्र से यूज करके उसकी बीज बुआई होने लगी। और जैसे कि अन्न द्रव्य व्यवस्थापन का हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो पहले नहीं बनते थे। वो जैसे कि धान जैसा उपज है, सोयाबीन, गेहूं, हरभरा और ज्वार। गेहूं हमारे यहाँ बिना पानी का बनता था, लेकिन जब से ये प्रयोग शुरू हुआ तो उसमें हमने ये बीज, सुधारित बीज लगा के, जिसमें इंद्रायणी धान जैसा है, त्र्यंबक गेहूं जैसा है, और चना है दिग्विजय जैसा, ज्वार है यशोदा जैसी, उसमें आ, अपने आप परिवार जुड़ते गए, जिसमें सब्जी लागवड़ किया, उसका बीज उत्पादन करने लगे, और कीड़ व्यवस्थापन की व्यवस्था भी हुई। तो पहले जो उत्पादन था वो कम से कम उत्पन्न बनता था हमारे परिवार के लिए, जितना हो उतना ही बनता था। लेकिन इसके बाद जिसकी बढ़ोतरी हुई तो हमको मार्केट में वो उत्पादन डाल के हमारी व्यवस्था ऐसी बनी, जैसे कि यहाँ विजिट होती थी सर जी, यार आते थे हमारा कामकाज देखभाल करने के लिए। तो वो बोलते गए कि जो हमारा सादा कौल का मकान था हमारे क्षेत्र में, तो पहले अगली बार जब मैं आऊं तो हमारा घर ईंट का हो और स्लैब का हो, ये हमारा हमको चैलेंज करके गए। तो हम सभी फार्मर्स ने अभी जैसा उनका मन था वैसा घर बना लिया सर जी। और उत्पादन में बढ़ोतरी, इतनी बढ़ोतरी हुई कि पहले 40% उत्पादन था,
अभी तो पूरा 60% से ऊपर से उत्पादन आ रहा है सर जी। थैंक यू। और जैसे कि हमको पानी का महत्व जब समझ में आने लगा, तो हमने गांव गांव में जो पर्जन्य मापक कहते हैं, वो पर्जन्य मापक 10-10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के आसपास में रखा, जिसके क्षेत्र में पानी एक बरसात में 2-3-4 महीने में पानी कितना गिरता है, बरसात का पानी, उसकी एक माप हमने लगवाया। जिसमें पहले हम वर्तमान पेपर में देखते थे या रेडियो पे सुनते थे कि जिले में, तहसील में इतना बारिश गिरा। तो अभी हम अपना अपने क्षेत्र में गिरने वाला बारिश हम अपने आप उसका माप लेते हैं सर जी। तो हमारे क्षेत्र में ऐसे जो पानी के माप बनाते थे, उनको हम जलदूत कहते हैं। जैसे कि जल का कितना मिलीलीटर जल गिरा, पानी गिरा, उसको जो भी उस क्षेत्र में काम करते थे उनको हम एक सम्मानित करते थे, और उनको अपना अपना अनुभव कथन करने के लिए समाज में ये उत्साहित करते थे कि हम ये कर रहे, ऐसा करो ऐसा करो करके हमने उनको सम्मानित किया सर जी। तो जैसे हमारा जो नवापुर तहसील का खंडबारा क्षेत्र है, जैसे हमने बोला स्थानिक लेवल पे एक समिति बनाई हर एक गांव में, फिर बाद में सब 36 गांव मिल के एक हेड क्वार्टर बनाया, जिसमें हमारे गांव के नजदीक खानबारा करके एक बाजार का ठिकान है, वहाँ हेड हेड ऑफिस बनाया, और वहाँ एक हेड कमिटी स्थापन की, जिसका नाम रखा खानबारा परिसर विकास सेवा समिति। पहली वाली समिति नेसू परिसर सेवा समिति, और दूसरी वाली खानबारा परिसर विकास सेवा समिति। जैसा कि हमारा विकास अभी हो रहा है, तो उसका गुणगान हर तरफ गुणगान होने लगा, और वो समिति के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो जो प्रकृति आफत आती थी, आपत्ति आती थी, उसमें हम शासन को आ, शासन को निवेदन देते थे, जिसमें ज्यादा बारिश हो गई हो, या जैसे गार पड़ी हो, तो उसमें फार्मर्स को उनका मुनाफा मिले, उनका नुकसान का मुआवजा मिले, ऐसा करके हमने काम किया सर जी। और पानी के यूज से फार्मर्स इतना तेजी से आगे बढ़ने लगे कि सब्जियां ज्यादा ज्यादा क्षेत्र में कम पानी में कैसी बनाई जाए, तो ठिबक सिंचन इसके ऊपर भी भर दिया। जैसे कि फार्मर को ऐसा लगने लगा कि कम मेहनत में, कम तकलीफ में पूरा क्षेत्र एक ही बार में पानी के नीचे आ रहा था। और आ, कुछ फार्मर्स को एक स्प्रिंकल तुषार सिंचन के ऊपर उत्पादन बनाने को उत्साहित किया, जिसमें ठिबक सिंचन के 18 फार्मर से और स्प्रिंकल के 35 फार्मर से, ऐसा करके और सभी सभी मटेरियल हमने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउर से उनको उपलब्ध कराया। और जिसमें राजगुरु नगर से कांदा बीज है और लहसुन का बीज, राजगुरु नगर से एक बीज उत्पादन के लिए हमारे क्षेत्र में एक प्रायोगिक तत्व पे हमने लगाने के लिए फार्मर्स को उत्साहित किया सर जी। तो कांदा बीज उत्पादन हमारे क्षेत्र में होने लगा, तो फार्मर को एक अलग तरह की खुशी होने लगी कि हम अपना बीज, अपने लिए अपना बीज खुद बना रहे हैं, मार्केट से खरीदने के बजाय
अपना बनाया हुआ बीज अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों के लिए बना के देने का इतनी सिस्टम बने सर जी। और जैसे कि उसका कांदे का प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण कैसा करने का और कांदे का रुपाई कैसे करने के, ये सब तंत्र हमने समिति के माध्यम से फार्मर्स तक पहुंचाए सर जी। थैंक यू। और इस पूरे प्रयोग में जो तंत्र ज्ञान है खेती का और उसमें जो लागत मिलने चाहिए, इसके लिए केवीके के माध्यम से एक आत्मा आत्मा करके नंदुरबार जिले के हेड ऑफिस से उनसे हम जुड़ गए, जिसमें बहुत मदद हुई, हम सबसे बहुत मदद हुई। उन्होंने हमको अच्छा अच्छा सहकार्य किया और बारी बारी हमारे यहाँ उनकी अधिकारियों की विजिट होने लगी, जिसमें उनको भी खुशी मिली, अपना किया हुआ काम सफल हुआ, ऐसा उनका मत था सर जी। थैंक यू। और जैसे कि किसान की उपज बढ़ने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा, तो अलग अलग तरह के एक औद्योगिक क्षेत्र की तरफ उनका कदम बढ़ने लगा। तो जैसे कि मोबाइल राइस मिल है, हमारे क्षेत्र में पहले धान नहीं निकलता था, अभी तो रुपए का धान और हर तरह का धान निकलता है। तो मोबाइल राइस मिल हमारे क्षेत्र में 21 उपलब्ध करा दिए। और जो दाल मिल है, बड़ी वाली दाल मिल हमारे क्षेत्र में 2 है। और जो धान की अ, जैसे कि धान की दाना निकालने का जो यंत्र रहता, वो 9 लगाए है। और मक्का मक्का निकालने का यंत्र 9 है। और जो हमको खेती के लिए जो बीज चाहिए या कोई स्प्रे के लिए औषध चाहिए, तो हमने ऐसे शेतकरी सुविधा केंद्र ऐसे 10 बनाए, जिसमें कि हर वस्तु हमें वहां उपलब्ध होती थी सर जी। थैंक यू। और खेती के आधार पर हमने खेती के आ, उससे जोड़ लगाने के लिए एक जोड़ व्यवसाय शुरू किया, जिसमें बकरी पालन है, कुक्कुट पालन है, और जो गांडूड़ खाद की निर्मित है और गो पालन है। ये अलग अलग तरह के प्रयोग किए, जिसमें उनको उनकी उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी सर जी। थैंक यू। तो ये सब व्यवस्था जो बनी हुई है, वो अपनी संचालित लोगों की तरफ से संचालित व्यवस्था है। लोगों ने लोगों के लिए बनाई हुई व्यवस्था है ये सर जी। तो सबसे पहले आ, हमारा जो समूह है, हमारी जो टीम है, वो सबसे बड़ी समिति है। इसके नीचे हर गांव में, हर खेड़े में एक एक शेतकरी मंडल, जो फार्मर कमिटी बोलते हैं हम, वो अलग अलग बने। वो अपने अपने गांव में जल स्रोत उपभोक्ता गट कैसे उसको हैंडल करने का, और फल की बाग कैसे हैंडल करने का, सब्जी की बाग कैसे हैंडल करने का, और पशुधन को कैसे हैंडल करने का, वो पूरा देख रेख वो समूह पर जो समिति थी, वो देख रेख करती थी, और उसका अपडेट हर महीने की 1 तारीख को लेते थे। और जिसका इसमें जो भी एक उत्पाद कंपनी बनाई थी हमने, तो उसका नाम भी हमने नेसु परिसर उत्पादक कंपनी ऐसा करके खानबारा में स्थापित किया सर। तो हमारा उद्देश्य था, कम से कम शुरुआत कठिन होती है सर, हर तरह का सामना करना पड़ा हमको, लेकिन सबसे पहले हम 500 लोगों तो 500 फार्मर तक पहुंचेंगे, ऐसा उद्देश्य था हमारा। लेकिन अभी तक हमें 1048 परिवार इसमें शामिल हुए हैं, तो हमको भी ये काम करने में खुशी होती है सर जी। थैंक यू। तो पूरा
आश्रय हम नदी को देते हैं। नदी में अगर पानी नहीं जमता, पानी नहीं होता, तो हम उसका पानी का ऋण नहीं चुका सकते थे। तो जैसा पानी हुआ, तो हमने हर साल दशहरे के अगले ही दिन अलग अलग गांव में, हर साल गांव बदलते बदलते नेसु नदी जल पूजन का उत्सव रखा, जिसमें अपने अपने एरिया के फार्मर्स अपना अपना कथन करते थे और जलदूत अपना अपना कथन करते थे, और उसमें क्या कमी है क्या नहीं वो सब चर्चा उस नदी में, नदी पूजन के समारोह में होता था। और पूरा पूरा उसका कार्यक्रम का हमारी बिली भाषा में होता था। और जैसे कि नदी पूजन का उत्सव इसलिए रखा कि आ, पानी के तरफ आस्था बढ़ती रहे, भावना बढ़ती रहे, पानी की यूज कैसा हो। और पानी एक प्रकृति की देन है, जिसमें हम भगवान की तरह उनको पूजने लगे। सर जी, थैंक यू। और उसमें सब फार्मर्स जमा होते थे, महिला से लेकर, तो एक शास्त्र शुद्ध पद्धत से माटी के मटके में जल से पानी लेकर पूरा गांव में उसका शोभा यात्रा निकालते थे। और एक एक प्रतिमा, जल देवी की प्रतिमा, और उसका विधिवत यज्ञ हवन करते थे हम। उसके लिए जहां जहां पुजारी उपलब्ध हो, उनकी तरफ से आ, हर गांव अपने अपने तरीके से उस कार्यक्रम का नियोजन बनाता था, जिसमें सक्सेस कैसे हो और हमारा गांव नदी पूजन में हमारा गांव का नाम कैसे आ गया है, यही लक्ष्य था। सर जी, थैंक यू। और इतना भी नहीं, निशु पूजन जल पूजन तो हर साल होता था, लेकिन इसके बाद में अभी ये चौथा साल है सर जी। तो जिस नदी के जरिए हमारा परिसर, हमारा क्षेत्र का विकास हुआ, इसके लिए हमने वो नदी का हर साल परिक्रमा लगाने का संकल्प रखा। और जहाँ जहाँ हमारा मुक्काम रहता था, वहाँ वहाँ हम पानी के ऊपर प्रबोधन करते थे, जमीन के ऊपर प्रबोधन करते थे, जिसमें कि और फार्मर्स हमसे जुड़े और हर एक व्यक्ति जुड़े जो कि पानी का उपयोग कैसा हो। तो उसमें जो जो शामिल हुए, उसमें पूरा 90% जो बाहर गुजरात स्टेट में मजदूरी करने जाते थे, वो अभी गांव में रुक गए, उनको काम गांव में मिलने लगा। और जो गुजरात में काम के लिए जाते थे, उनकी खेती खुद पानी के नीचे आ गई। और जैसे कि आ, अपने अपने तरीके से उनको एक उद्योग प्राप्त हुआ, जिसमें कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने लगी और बचत भी होने लगा। जैसे कि जल संसाधन जो भी है, इनकी उपलब्धता के ऊपर ये सब हमारे जन भागीदारी से जल समृद्धि हुई, और खानबारा पूरा क्षेत्र एक हरा भरा हो गया है। सर जी। अ, धन्यवाद कांतिलाल जी, आपका बहुत बढ़िया कार्य है। जी मतलब सर। डिसेंट्रलाइजेशन जो भाई साहब हमेशा कहते हैं कि सब कामों का बंटवारा होना चाहिए ताकि वो काम सस्टेनेबल हो सके। तो आपने सारे एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किए नेसू नदी के ऊपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जुड़े रहिए। हमारे जी दूसरे सर। वक्ता है, उनको सुनने के बाद हम सारे लोगों के लिए ये मंच खुला करेंगे। तब तक आप जी जुड़े रहिए। बहुत बहुत जी सर, थैंक यू। सैल्यूट आपके सारे कार्य के लिए। जी सर, थैंक यू सर। मैं हमारे अगले वक्ता बेटा एक, ऑनरेबल हाँ किशोर नमस्ते जी। बेटा, एक हमारी वेबिनार है, इसके बाद, हाँ मेरी एक वेबिनार चल रही है, वेबिनार के बाद मैं आपसे बात कर। ओ, किशोर जी वर्मा, इनका परिचय करने के लिए सुनीता दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ। सुनीता दीदी।
धन्यवाद भैया। आज के हमारे जो दूसरे वक्ता है उनका परिचय मैंने 2-3 बार पढ़ा और बहुत ही यानी कई सम्मानों से उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका परिचय बहुत यानी बड़ा है और उनको जो विषय दिया गया है अपनी बात रखने के लिए वो आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी जी, आ रही। अभी अभी आ रही है, अरे बीच में कट गई थी। मैडम। हाँ, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो उनका जो विषय है कुछ कहती है नदियाँ। विषय ही इतना सुंदर है और उनको उसके में तो हम सुनने ही वाले हैं। इसके पहले उनका परिचय जान लेते हैं। नंदकिशोर वर्मा जो जलदूत है, राष्ट्रीय जलनायक और जल प्रहरी, भारत सरकार द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। जिला नीला जहान फाउंडेशन एवं मिशन गोमती उत्तर प्रदेश के वह अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। जिला समिति लखनऊ के सदस्य है और जल संरक्षण और जन जागरूकता हेतु किए गए कार्य का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम शामिल किया गया है। उन्होंने कई यानी उनका लेखन जो है समग्र लेखन किया है। कविता, गीत, यात्रा वृत्तांत, नाट्य मंचन के साथ साथ चित्रकला एवं शिल्प आदि विधाओं के भी वो धनी है। उनके काव्य संग्रह चले प्रकृति की ओर और नमो रहस्य, यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। नहीं मालूम, यह उपन्यास भी है। यात्रा जल के लिए, यह उनका यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है। अथ श्री नदी कथा, यह नदियों की गाथाएं उन्होंने लिखी है। जलदूत के दोहे, यह किताब माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी द्वारा विमोचित की गई है और असंख्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे पर्यावरण योद्धा सम्मान बिहार, बाल चौपाल यूथ आइकॉन अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार से और दशरथ मांझी सम्मान एवं श्रेयस सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। ग्रीन हीरो अवार्ड यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश इनके द्वारा दिया गया है। इंस्पायरिंग मेंटर अवार्ड गुजरात से। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हीरो, यह यूनाइटेड नेशन द्वारा उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। नेशनल वाटर हीरो, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी उन्हें जानकी रत्न सम्मान और महात्मा गांधी दर्शन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्यकार सम्मान बेल्जियम, जापान से उन्हें प्राप्त हुआ है। शिक्षा नीति 2020 के एम्बेसडर वह रह चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 शिक्षा नीति जो है हमारी, उनके एम्बेसडर के रूप में उन्होंने कार्य किया है। डॉक्टर कृष्ण जंग राणा साहित्यिक सम्मान नेपाल सरकार द्वारा उन्हें दिया गया है तथा तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान नई दिल्ली द्वारा प्राप्त है। इसके साथ साथ और अन्य कई पुरस्कार है। अगर मैं वह यानी आपको बताऊं तो बहुत पुरस्कारों की यहाँ पर मेरे पास सूची है, लेकिन उसमें ज़्यादा वक्त न यानी मैं खर्च करते हुए एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि नीति आयोग एवं सरकारी टेल.com के संयुक्त तत्वावधान में जल प्रहरी से उन्हें नई दिल्ली से सम्मानित किया गया है। तो उनका जो मुख्य रूप है और वह जो जाने जाते हैं जलदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से उन्हें
सम्मानित किया जा चुका है। और वह नीलम जहान फाउंडेशन एवं मिशन गोमती के अध्यक्ष के रूप में भी अभी कार्य कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उनसे निवेदन करती हूँ कि वह कुछ कहती है नदियाँ इस विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। जी, आदरणीय बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और तापी नदी को जाने की पूरी टीम को, और खास तौर से विशाल संकुल जी को, कि उन्होंने अपने इस वेबिनार के माध्यम से पूरे राष्ट्र में जल जागरूकता के लिए जो मुहिम चला रखी है, उसके लिए अनंत शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस मुहिम में पूरे देश के लोग जुड़े और ये कारवां दिनों दिन आगे बढ़ता रहे। आप सभी को जल प्रणाम। हर हर गंगे। आओ नदी को जाने एक बहुत ही अंतर आत्मा को झकझोरने वाला कार्यक्रम आपके माध्यम से हो रहा है। और जो आज एक टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं, कुछ कहती हैं नदियां, कुछ कहती हैं नदियां, बहुत कुछ सहती हैं नदियां, कुछ कहती हैं नदियां। जल जिस प्रकार, हम पहले अपने कार्य के तरीके पर हम बात करना चाहते हैं। वर्ष 2009 में मैं एक रसायन विज्ञान का प्रवक्ता हूं लखनऊ में। तो सभी शिक्षकों की भांति स्कूल में बिजी, फिर घर पर कोचिंग के माध्यम से बच्चों के साथ बिजी। तो 2009 में ईश्वर की ऐसी प्रेरणा मिली कि मैंने कोचिंग बंद की और विचार आया कि ये जल स्रोतों और खास तौर से हमारी नदियों की जो गति दिनों दिन होती जा रही है, उसके लिए हमें कुछ काम करना है। और चूंकि मैं साहित्यकार, एक रुचि रही है मेरी लेखन में भी, और बच्चों से मैं जुड़ा रहा, तो मुझे लगा कि जन जागरूकता नदियों के संरक्षण में, जल के संरक्षण में या पर्यावरण के संरक्षण में जन जागरूकता एक बड़ा अभियान के रूप में अगर चलाया जाए, अपने बच्चों के मानसिक पटल में अगर हमें अपने पर्यावरण स्रोतों की तरफ जागरूकता पैदा की जाए उनके बाल मन में, तो संभवतः आने वाले समय में इन प्राकृतिक संसाधनों की ओर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हमने त्रिस्तरीय अपने कार्य की भूमिका बनाई। सबसे पहले मैं स्वयं में परिवर्तन लाऊं, और ये परिवर्तन लाने में हमें पूरा 2 वर्ष का समय लगा। हम दूसरे से तभी अपनी बात कह सकते हैं, रख सकते हैं, जो परिवर्तन जल संरक्षण को हो, चाहे प्रकृति संरक्षण के लिए स्वयं में परिवर्तन लाए। जब 2 साल मुझे स्वयं में परिवर्तन लाने में लगा, और किस प्रकार के मैंने स्वयं में पहले परिवर्तन लाए, कि जिस तरह से लोग खाना खाने में 4 कटोरी 5 कटोरी का इस्तेमाल करते, एक में दाल लिया, एक में चावल लिया, एक में सलाद लिया, इस तरह से 4 5 कटोरी थाली के साथ ही यूज करते थे। तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं गलत तौर तरीका है। खाना हमको एक थाली में है और सारे व्यंजन पेट में ही जाने हैं। भले थोड़ा सा ये लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैंने परिवर्तित किया। मैंने एक ही थाली में सारे व्यंजन जो भी खाने के लिए यूज करते हैं, तो ये करीब 20 साल हो रहा है मैं एक ही थाली में, चाहे घर हो या बाहर हो, क्योंकि 6 कटोरी लेंगे, 6 कटोरी के साफ सफाई में भी पानी लगने वाला है। तो इस तरह से एक परिवर्तन ये किया। दूसरा अपने जीवन में परिवर्तन किया कि साबुन का इस्तेमाल क्यों, मैंने देखा करीब 1,20,000 टन नहाने वाला साबुन प्रतिवर्ष हम नहाने में इस्तेमाल करते हैं, और वो पानी कहीं ना कहीं नाली नाले घर से निकलते हुए वो नदियों को ही प्रदूषित करता है। और ये एक नदियों के लिए बड़ा संकट का कारण बन रहा है, जो केमिकल सोप है, साबुन है। तो साबुन से नहाना छोड़ दिया, अपने पारंपरिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया। जैसे बेसन का इस्तेमाल हम वीकली कर लेते हैं, बॉडी भी खुश, किसी तरह से
का केमिकल हमारे शरीर में नहीं लगता है। तो ये कुछ इस तरह के अनेक कार को धोने के लिए हमने बाल्टी का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर अपने मोहल्ले में, जहां चूंकि मैं शहर में रहता हूँ, मोहल्लों में, शहरों में एक बड़ी दिक्कत हुआ करती थी कारों को पंप से चला करके धुलने का, तो उस पर मैंने अंकुश लगाने का काम किया। खुद मैंने किया, दूसरे को भी कहना शुरू किया। तो एक तो स्वयं में परिवर्तन, दूसरा समाज में एक हलचल पैदा करना कि पानी की किस तरह की समस्या आगे आने वाली है, वर्तमान समय में है, और ये जल स्रोत किसके हैं और किसके लिए हमें बचाना है। तो स्वयं में करना, समाज को उद्वेलित करना। तीसरा, सरकार के साथ में बातचीत बढ़ाना, सरकार को भी इस तरफ लिखना। तमाम सारे मैं लेटर पत्र बहुत लिखा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और हर पत्र में कम से कम 2000 बच्चों की साइन, 3000 बच्चों की साइन, ये जल हमारा स्रोत है, इसे बचाएं। तो इस तरह के पत्र माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, जो भी, और जिला अधिकारियों की, इस तरह के तमाम सारे पत्रों का आदान प्रदान, ताकि सरकार भी इस तरफ पूरी सजगता और पूरी ईमानदारी से जल संरक्षण और नदियों के संरक्षण के लिए कार्य करे। क्योंकि विभाग बन जाते हैं, सरकारें और अधिकारी बैठ जाते हैं, लेकिन वो गंभीरता, क्योंकि उन्हें नौकरी के हिसाब से वो काम करते हैं, हम एक वॉलंटियर के हिसाब, स्वयं सेवी के रूप में काम करते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। तो उनको जागरूक करना। तो ये त्रिस्तरीय हमने कार्य प्रारंभ किए, और इसको जैसे हम शहर लखनऊ के लगभग 200 स्कूलों में हम जा करके 2009 से वर्कशॉप करते हैं बच्चों को जागरूक करने के लिए। उसमें हम तमाम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे सीधे दिल से जुड़ जाए। तो उसके लिए चूंकि मैंने आपको बताया, मैं, ईश्वर की कृपा रही, माँ सरस्वती की साहित्यिक विधाओं से मुझे भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है। तो उसका इस्तेमाल, साहित्य को भी, इसको हमने जोड़ा साहित्य के माध्यम से, कि जैसे हम जब ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो गांव में सोहर है, भजन है, इस तरह के गीत हमने लिखे, तो उनके साथ में वो गीत, बच्चों के साथ में अलग तरीके के गीत। तो कई पुस्तकों में एक लोक भाषा में भी कुछ गीत लिखे हमने। तो चले प्रकृति की ओर, वो लोक भाषा वाले सारे गीत हैं उसमें। जलदूत के दोहे, दो दो लाइन के छोटे छोटे संदेश हैं। तो जैसे समय मिला और जो भी स्थितियां बन पड़ी, उनके माध्यम से हम समाज को जागने काम करते हैं। इस चीज को हम ताकि जब हम समाज के सामने जाते हैं तो उनका पहला प्रश्न ये होता है कि आप क्यों कह रहे हैं, आप स्वयं करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक रविवार हमारी टीम जाती है, और हमारे लखनऊ की जो क्षेत्रीय नदी है गोमती, उसकी स्वच्छता का कार्य हमारी टीम करती है। और समय समय पर स्कूल के 2000 बच्चे, 3000 बच्चे, 100 बच्चे, 500 बच्चे अलग अलग समय से नदियों के तटों पे जाते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं, कूड़ा कचरा निकालते हैं। तो एक हम पे लोगों का भरोसा बढ़ा, और उसके साथ में लोग हमसे जुड़े। लखनऊ तक इस काम को तो मैं सीमित नहीं रख सकता था। फिर क्या किया जाए, मैंने मोटरसाइकिल यात्राएं शुरू की। मोटरसाइकिल यात्राएं शुरू करने के पीछे एक परम उद्देश्य ये था कि मेरे जितने हाथ होंगे, मेरी जितनी चिंतन बढ़ेगा, सोच बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, उतना ही इस क्षेत्र में काम आगे बढ़ेगा। तो मोटरसाइकिल यात्राओं के माध्यम से करीब करीब हमने 8 प्रदेशों की 20,000 किलोमीटर की यात्राएं करते हुए करीब 250 नदियों का अध्ययन भी किया कि उन नदियों की गति क्या है, पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, और अगर यही स्थिति गति रही तो आने वाले समय में क्या होगा। उनके आसपास में शहर कौन से बसे, उनकी धार्मिक क्या चेतना है लोगों की बात, उनके बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों में क्या कहा गया।
तो उन पर आधारित 108 नदियों की कथाएं हमने लिखा, जिसका राज्य स्वच्छ गंगा मिशन से हमारा टाई अप हुआ। और लगभग सभी जनपदों में ये नदी कथाएं कहने का कार्यक्रम बना। और कई जनपदों में जिलाधिकारी के महोदय के और वन विभाग के माध्यम से ये कथाएं आयोजित की जाती रही हैं। और उनके बीच में हम नदियों के हमारे ऐतिहासिक, धार्मिक, वर्तमान और वैज्ञानिक तथ्यों को जो हमने शामिल किया है उन नदी कथाओं में, वो करीब 1 घंटे की कथाएं हुआ करती हैं। तो उनको अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ में, क्योंकि जब हम कोई बात रखते हैं निरा भाषण या कथन पर लोगों का थोड़ा सा जुड़ाव कम होता है, तो दोहों के माध्यम से, गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, एक संगीत मंडली भी साथ रहती, तो उसके माध्यम से लोगों में संभवतः वो बात ज्यादा गहराई तक पहुंचती है। तो इनका और इन यात्राओं के माध्यम से हर शहर, करीब करीब मैं समझता हूँ 70 जनपदों में मेरी जल चौपालें, हरित चौपालें और नदी चौपालें, ये मैं लगा लगा करके जनमानस को प्रेरणा एक देता हूँ कि ये नदियां हमसे जो कुछ कह रही हैं और कहती क्या हैं, अ, अ, वो हम अभी बात रखेंगे दोहों के माध्यम से। तो करीब फिर हर विद्यालय में जहां भी मैं गया, हर विद्यालय में जल क्लब, इन्वायरमेंट क्लब पहले से बने हुआ करते थे, तो जल क्लब और ऊर्जा के लिए एनर्जी क्लब, इन तीन चीजों का हमने, 3 यूनिट का हमने वहां संरचनाएं कराई। और उसके माध्यम से मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख बच्चे आज इनके माध्यम से अपने साथियों में, क्योंकि आ, हम अगर कहते हैं और वो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है, मित्र एक दूसरे मित्र, एक सहपाठी दूसरे सहपाठी से कहता है, तो उनके अंदर वो भावना अच्छे से जागृत होती है और ये क्लब दिन रात काम कर रहे हैं। तो नदियों की क्या वर्तमान में पीड़ा है? आज हर नदी, पूरे देश की अधिकतम नदियां, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या नदियों का मायका कहा जाने वाला मध्य प्रदेश क्यों ना हो, हर नदी कहीं ना कहीं पीड़ित है। और पीड़ित किस चीज से है? शहरों के जो गंदे दूषित जल से, लोगों की अवमानना से, लोगों का उन अपनी नदियों के प्रति वो रुझान, वो प्रेम, वो की भावना नहीं रही, जिससे वो कूड़ा कचरा का जो निस्तारण है वो नदियों में ही करते हैं। चाहे वो पूजा की सामग्री हो या घर का जो भी कूड़ा कचरा, मैं नदी साफ करने जाता हूँ और देख करके बड़ी पीड़ा होती है कि गाड़ियों के टायर, रजई, गड्ढे गद्दे, देवी देवताओं की मूर्तियां, पुस्तकें, कीमती पूजनीय पुस्तकें, इवन महाभारत रामायण इत्यादि पुस्तकें उन नदियों से निकलती हैं। सुंदर सुंदर तस्वीरें, सुंदर सुंदर मूर्तियां निकलती हैं। तो बड़ी पीड़ा होती है कि काश हम उस देवी देवता जिसकी अपने घर में रखकर बड़े विधि विधान से पूजन करते हैं, उन देवताओं के प्रति हमारे समाज में किस तरह की भ्रांतियां, किस तरह का अनादर, कि अपनी उन मूर्तियों को किस तरह से विसर्जित करते हैं। इसके लिए भी हम घूमते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे देवी देवता हैं, इन पर हमें रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ये नदियां ऐसी चीजें नहीं है जिनके बगैर हमारा देश, मैं तो कहता हूं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो रास्ता गुजरता है, वो पहला रास्ता नदियों की ओर से ही गुजरता है। कि चाहे वो, अभी हम बात सुन रहे थे भाई कांतिलाल जी की, कि बहुत उत्तम तरीके से वो उन्होंने जो अभियान शुरू किया और सफल रहा, आज उनके साथ में हजारों किसान जुड़ करके अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं, लाभ भी पा रहे हैं। तो अगर ऐसे महापुरुष, ऐसे भाई लोग इन जल संरक्षण का चिंतन करते हैं, तभी तो समाज में एक नया जोश पैदा होता है, लोग जुड़ते हैं। और उससे ना कांति भाई का ही लाभ हुआ, बल्कि उन किसानों का भी लाभ हुआ
जो शहरों को भागते थे मजदूरी के लिए, तो जब उनके घर में उनके तौर तरीकों से घर की आमदनी बढ़ गई, किसान की आमदनी बढ़ गई, उनके बच्चों की आमदनी बढ़ी, उनका खर्चा चलने लगा, तो शहरों की तरफ लोग क्यों भागेंगे। तो बड़ा मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ भाई कांतिलाल जी को। इतना सुंदर काम से उन्होंने किसानों को एक आयाम दिया, एक आधार दिया। तो नदियां जीवन की आधार हैं भाई। आज हम आधुनिक और आधुनिकता की दौर में भले ही कितनी भी रेस लगा लें, कितना भी तेज चलें, लेकिन जल के बगैर कुछ संभव नहीं है। और जल का जो प्रमुख साधन और निशुल्क साधन, जिसके लिए हमें पैसा नहीं लगाना है, पैसा नहीं लगना है, वो नदियां ही हमको प्रदान करती हैं। चूंकि इन पिछले करीब 70 वर्षों में आजादी के बाद से, चूंकि औद्योगिकरण एक चरम पर पहुंचा, तो हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों, भाई विकास है, जहां घोर विकास होगा तो अपने प्राकृतिक संसाधनों का विनाश भी संभव है और होता ही है। हमें कुछ भी बनाना है, मकान बनाना है, तो हमें पहाड़ को काट करके अपनी फर्शों में लगवाना है, पत्थरों को काटना है, कुछ भी लगना है, कोई भी काम होना है, तो हमारी प्रकृति ही उसका सबसे बड़ा संकट उठाती है। और चूंकि शहरीकरण, चाहे वो देश का कोई भी शहर हो, शहरीकरण भी अपनी चरम पर है। हर शहर में, लखनऊ की बात करूं तो 1950 में हमारा लखनऊ 50 स्क्वायर किलोमीटर में हुआ करता था, और आज 2026 में लगभग 500 स्क्वायर फैल चुका है। तो 550 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, और रेशियो क्या हुआ 500, कितना, लगभग 10 टाइम शहरीकरण बढ़ा है। अगर हम लखनऊ की बात, और यही लगभग कमोबेश सारे सभी शहरों का है। तो इन शहरीकरण, भाई शहरीकरण हो रहा है, उसका हम विरोध भी नहीं कर सकते, ना उसे हम रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्मार्ट तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे कि हमारी प्रकृति का विनाश कम हो। आज सड़कें बन रही चौड़ी चौड़ी, 4 लेन, 8 लेन, बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा लगता है चलते हुए, लेकिन 8 लेन और 4 लेन, 6 लेन सड़कों के निर्माण में कितनी कृषि योग्य भूमि, कितने वन उपवन, बाग बगीचे विनाश की ओर गए, उसकी कल्पना हम करके गंभीर रूप से डरते हैं कि आने वाले समय में हमारे अनाज के उत्पादन के लिए भूमि बचेगी या नहीं बचेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे संकट हमारे सामने हैं, लेकिन इनका एक हमें स्मार्ट तरीका, हम प्रशासन को भी लिखते हैं, शासन को भी लिखते हैं कि हमें स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। कुछ अभी बीच में थोड़ा सा बोलते हुए हो गया, कुछ दोहे भी हम रखना चाहेंगे ताकि थोड़ा सा परिवर्तन हो। नदियों से पानी मिले, मिले वृक्ष से सांस, जीवित रहना चाहते चलो प्रकृति के पास, चलो नदी के पास। नदियां जीवन दायनी, जल का यह भंडार, बिन पानी जीवन नहीं, ना बिन नदियां उद्धार, ना बिन नदियां उद्धार। हम समाज में जाते हैं कि जिन नदियों को आज हम अपनी हे दृष्टि से देखते हैं, और ये विचार आता है कि आ, इन नदियों के बगैर हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया कि हम जब मरणासन की स्थिति में होते हैं, तो माँ गंगा के जल की 2 बूंदों की हमें चाह रहती है कि ये 2 बूंद गंगा जल की हमें हमारे मुख में चली जाएं, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और मोक्ष की प्राप्ति तो हम चाहते हैं, लेकिन मोक्षदायिनी गंगा, यमुना, तापी या ताप्ती आदि नदियों की तरफ हमें रुख करना पड़ेगा यदि हम अपना मोक्ष चाहते हैं। हम नारा लगाते हैं धरती बचाओ, नदी बचाओ, गंगा बचाओ, पर्यावरण बचाओ, लेकिन सबसे बड़ा खतरा मानव जाति को है, ये मानव सभ्यता को है। तो हमें मानव सभ्यता को बचाना है।
नदी है, भूमि है, धरती है, ये शाश्वत है। हम आते जाते रहते हैं, मानव जाति आती रहती है, आती जाती रहती है। तो संकट मानव जाति पर है, मानवीय सभ्यता पर है, आने वाली पीढ़ी पर है, हमारे बच्चों पर है। तो हमें अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। और अपने अन्न को, जो भोजन के लिए हमें उत्पादन करना है, उसके लिए हमें बचाना है। तो नदियां बचेंगी तो हम बचेंगे, नदियां रहेंगी तो ये देश रहेगा। और आदि से लेकर हम युद्ध काल की बात होती है तो देखिए, जल क्या है? जल औषधि है, जल शस्त्र है, जल शास्त्र है। और जल हमारे शरीर का वो 70% हिस्सा है जिस पर हम जीवित हैं। और देखिए, ईश्वर की या प्रकृति का कितना बढ़िया अनुपम उदाहरण प्रकृति देती है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में 70% जल है, उसी प्रकार इस धरती पर 70% जल है। अगर धरती का जल दूषित होगा तो हमारा खून, जिनसे हम चल सारे कामकाज करते हैं, वो रक्त भी दूषित हो जाएगा। और बीच बीच में वैज्ञानिक खोजों का आंकड़ा आता भी रहता है कि हम विगत वर्ष तरबूज की, गर्मी के दिनों का तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये कुकम्बर प्रजाति के फल खूब आते हैं, सीजनल होते हैं। तो इन पर एक रिसर्च हुआ था, तो उनमें फ्लोराइड इत्यादि हैवी मेटल्स पाया गया। तो यदि वो हैवी मेटल्स इस रूप में है कि वो हमारे ककड़ी के साथ, खाने पीने के साथ हमारे शरीर में भी जाता है। और भाई विशाल जी से हम अनुरोध करते हैं, अभी हमारे पास कितना समय, उसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रम को, विशाल जी। सर बोलिए। आप और 15-20 मिनट बात रखिए। आधा घंटा ठीक है, लिया ठीक तो भी चलेगा। जी 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 जी, धन्यवाद। क्योंकि समय एक ऐसी चीज है कि जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। बातें फिर होंगी, होती रहती हैं। तो परम आदरणीय बोधनकर जी से मेरी भेंट भी हुई थी। तरुण भारत संघ, बड़े भाई साहब, हमारे आदरणीय भाई साहब राजन सिंह जी के साथ भी हमें काम करने का 10 दिन अवसर मिला। और बोधांकर जी से भी वहीं हमारी भेंट हुई, जो सागर मित्र करके वो कार्यक्रम चला रहे थे। तो सागर मित्र का हमने अपने शहर में भी उस को कुछ चलन में लाने का, चूंकि सागर हमारे लखनऊ में नहीं है लेकिन गोमती है, तो गोमती को ही सागर मान करके हमने उस काम को बढ़ाया कि बच्चे जो पेपर इधर उधर जाता है, वह पॉलीथीन पैकेट, वो हम स्कूल को मंगाते हैं। और स्कूल से हम किसी न किसी संगठन को जो रिसाइकिल करने का काम करते हैं, उनको हम हैंड ओवर करते हैं। तो ऐसा भी काम हम करते रहते हैं। तो ये प्रेरणा हमको बोधांकर जी से ही मिली थी। खैर, तो चर्चा यहाँ नदियों की हो रही है। तो चूंकि पिछले दिनों में नदियों को भी जीवित व्यक्ति का दर्जा देने का कार्य की और दिशा में अच्छा प्रयास हुआ, लेकिन कुछ कारणवश जीवित दर्जा नहीं मिल पाया। और क्योंकि नदियां कुछ बोलती हैं, जो नदियों के तटों पर बैठते हैं, नदियों से प्रेम करते हैं, तो नदियां उनसे बात भी करती हैं। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं नदी कथाएं लिख रहा था, तो चूंकि दिन रात का चिंतन, लेखन भी एक बड़े गंभीर और बड़े ज्ञान और बड़े ईश्वर की कृपा की बात होती है, तभी हम लेखन कार्य कर पाते हैं, तभी वो मन में विचार उठते हैं। तो कई नदियों का लेख बारे में हमें तो गूगल अन्य जगहों से, कुछ ग्रंथों से हमें मिला, लेकिन तमाम ऐसी सारी नदियां थी, 200 108 नदियों के बारे में हमें लिखना था, एक मोहन भाई बन करके, जिसे हमें 2 वर्ष लगे पूरा नदियों की कथा लिखने में। तो जाने कहां से रात में ही एक विचार उठतो है, एक विचार उठता था, मेरे बारे में लिखो, मैं ये कहती हूँ। और इनके लेखन के लिए मैंने ऐसे नहीं लिखा, उन नदियों को जाकर के देखा, उनके बारे में
जांच पड़ताल की, लोगों से, वहां के स्थानीय निवासियों से हमने उनके बारे में, जो बुजुर्ग निवासी जिन्हें नदियों के बारे में कुछ पता था, उनके उनसे भी तमाम सारी जानकारियां हमने लिखी ली। तो जाकर के वो हमारी 108 नदियों की कथाएं आई। और उसका मुखड़ा मैं आपको अवश्य रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुखड़े में वो सारा सार रहता है हमारी नदी कथाओं का। कथाएं तो फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। कथा नदियों की सुनाता, कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज जीवन दायनी, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। तो ये हमारी नदी कथाओं का इस मुखड़े से हम प्रारंभ करते हैं, और इस मुखड़े में मेरे हिसाब से नदी कथाओं का जो निचोड़ है वो इसी में है। अब नदियों के बारे में आगे हम बात चलें तो अपने धार्मिक ग्रंथों पर भी हम जाना चाहेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में नदियों के बारे में क्या कहा गया। गंगाम वारि मनोहारि, मुरारी चरण अच्युतम, त्रिपुरारि शिरश्चारि, पापहारिणीम पुनातु माम। और श्री रामचरित मानस में महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, बाल कांड में, पुनि बंदौ सारद सुध सरिता, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। तुलसीदास जी ने लिखा। और लगभग सारे धार्मिक ग्रंथों में अपनी नदियों को पूजनीय माता के रूप में स्थान दिया। और उस समय उनकी संकल्पना यही रही होगी कि अब जो हमारे जीवन में जिस प्रकार माँ दुग्ध पिला करके हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, और उसी प्रकार ये पूज्य नदियां, हम तो, गंगा तो एक प्रतीक, देश की प्रतीक नदी है, लेकिन गंगा से कम कोई भी नदी नहीं है, हमारे देश की हो चाहे वो विश्व की हो। इन पूज्य नदियों का काम ही है कि अपने बच्चों को, हम सब उन नदियों के बच्चे ही हैं, और इनको अमृत रूपी जल प्रदान कर, चाहे वो कृषि किसानों को दें अन्न उगाने के लिए, मवेशियों के लिए हो, वनों को दें वन उगाने के लिए हो, तो हमेशा पूरा जीवन पर्यंत आदि से और अंत तक वो बहुत कुछ अपना अमृत रूपी नीर देकर, जल देकर हमें पालित पोषित करती है। तो संकल्पना यही थी कि जो हमारे पालन पोषण में सहायक है वो माँ के स्वरूप में ही है, क्योंकि माँ ही इतना प्रेम हृदय रखती है कि बच्चे कितना कुछ कर लें, माँ कभी उन्हें मना नहीं कर पाती। इसी तरह से हमारी गंगा यमुना राप्ती ताप्ती जितनी भी नदियां हैं वो देती ही देती आ रही हैं। इसीलिए नदियों को माँ का स्थान दिया गया। तो एक चलते चलते एक गीत अवश्य हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। और प्रकृति से हमारा क्या संबंध रहा, आज क्या है, तो इस पर एक गीत की रचना हमने की है, कई जगहों पे मैं पढ़ता रहा हूं। और क्यों आप, कहाँ गई बाबा की बगिया, वो महुआ वो नी, कहाँ गई बाबा की बगिया, वो महुआ वो नी, सुबह सवेरे हवा बहे जो, बनकर वैद्य की। भाई हम प्रातः काल उठकर जाते, टहलने के लिए जाते, तो हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि सुबह उठ करके 4 बजे 5 बजे उठ के जाइए, जब सूर्य निकल रहा हो तो बड़ी खूबसूरत बड़ी सुंदर हवा बहती है। तो वो हवा आज के आधुनिकीकरण में संभवतः कहीं खो सी गई है। तो उसी पर ये रचना, आगे की लाइनें, आम की डाली बैठी कोयलिया, मीठे मीठे बोल, आम की डाली बैठ कोयलिया, मीठे मीठे बोल,
खग पक्षी सब कलरव करते, देते मिश्री घोल। कहाँ गई बाबा की बगिया, वो महुआ वो नीम। सुबह सवेरे हवा बहे जो, बनकर वैद्य हकीम। लगे किनारे, सड़कों के किनारे लगे किनारे पीपल बरगद, पाकड़ भी शर्माया। लगे किनारे पीपल बरगद, पाकड़ भी शर्माया। खड़ी दोपहरी हरदम देते, सुंदर शीतल छाया। खड़ी दोपहरी हरदम देते, शीतल सुंदर छाया। लालच के वो भेंट चढ़ गए, लालच के वो भेंट चढ़ गए, लिया सभी कुछ छीन। कहाँ गई बाबा की बगिया, वो महुआ वो नीम। सुबह सवेरे हवा बहे जो, बनकर वैद्य हकीम। और ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? वायु बनाती मंद सुगंधित, रहती थी खुशहाली। वायु बनाते मंद सुगंधित, रहती थी खुशहाली। फल फूलों से लगी डालियां, फल फूलों से लगी डालियां, जन जन था तली। और पेड़ कटे बागे सब कट गई, पेड़ कटे बागे सब कट गई, हुए कर्म से हीन। कहाँ गई बाबा की बगिया, वो महुआ वो नीम। सुबह सवेरे हवा बहे जो, बनकर वैद्य हकीम। तो ये गीत के माध्यम से हम भी कुछ रचनाएं रखते हैं। और चूंकि समय भी बीता जा रहा है, कुछ दोहे हम और से नदियों के लिए खास तौर से जो लिखे हैं वो हम रखेंगे। नदियां झील तालाब, नदियां झील तालाब सब, वसुधा के ये अंग। बिछुड़ गए पुनि ना मिले, बिगड़ेंगे सब रंग, बिगड़ेंगे सब रंग। ये नदी तालाब झील पोखर कुएं इत्यादि अगर बिछुड़ गई हमसे, सूख गई या मृत प्राय हो गई, तो ये देश के जो रंग हैं, सप्तरंग, ये बिगड़ जाएंगे। और हमें क्या करना है? छोटी सी ये जिंदगी, करें प्रकृति के काम। स्वच्छ हवा पानी मिले, मिले जगत में नाम, मिले जगत में नाम। और पेड़ हमें क्यों लगाना है? पीपल वट लगाइए, मिलेगी ठंडी छांव। हवा मिले 24 घड़ी, चिड़ियों के बसते गांव, चिड़ियों के बसते गांव। और अंत में एक दोहा रखेंगे कि ये प्राकृतिक संसाधनों में ये बिखराव, ये दुराव क्यों पैदा हुआ? आंखों का पानी मरा, आंखों का पानी मरा, नदियां सब बेहाल। घट घट पानी बिक रहा, व्यापारी माला माल, व्यापारी माला माल। ये पूज्य नदियां जो अपना अमृत रूपी जल देकर हमें पाल पोस रही थी, आज हजारों करोड़ का व्यवसाय बन चुका है। और बताते हुए हमें दुख भी होता है कि जो प्रकृति हमें मुफ्त में पानी देती थी, वो आज 20 रुपए से लीटर से लेकर 1.5 लाख रुपए लीटर तक कंपनियां बेच रही हैं, तरह तरह के ब्रांड बनाकर। और अंत में कि आइए हम सभी चेतें, जन जन में चेतना लाएं, और भाई विशाल जी के इस अभियान को सफल बनाएं। क्योंकि आ, जल संरक्षण, नदी संरक्षण, इसे जन आंदोलन का रूप देना है, तो कड़ी से कड़ी जुड़नी पड़ेगी। पूरे देश के जो भी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, आपके इस अनूठे मन से जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, इसके लिए आज आपने आमंत्रित किया। और पूरी ताप्ती नदी जाने की पूरी टीम को हम साधुवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने आज हमें समय दिया अपनी बात रखने के लिए। तो ये मेरे लिए उपकार होगा, उन पूज्य नदियों के लिए उपकार है जिन नदियों के लिए आप सभी संघर्ष करते हैं। और हम कभी न कभी भौतिक रूप से अवश्य ही भेंट करेंगे, और हम सब एक राह के राही हैं, और उस राह पर अपना तन मन धन समर्पित करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
धन्यवाद आनंद किशोर जी। अ, बहुत ही इंस्पायरिंग। और जैसे कि आपने कहा कि मैंने समय लिया 2 साल के लिए खुद को बदलने में। और ऐसे कहा जाता है कि जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक पोएम है। जी उसमें लिखा हुआ है कि चरित्र निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट है, और वसुधा का कल्याण होने से पहले हमें जी खुद को बदलना है, ऐसे उनकी लाइंस है। और जो आपने खुद जी कर दिखाया है, और कैसे जैसे आपने जिक्र किया, मैं सागर मित्र अभियान में जुड़ा हूँ विनोद बोधनकर सर के साथ। जलगांव में 80 स्कूल और 56,000 विद्यार्थियों के साथ काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो एक स्लोगन है कि जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारे बिल्कुल बिल्कुल। बोधनकर सर कहते हैं, और हम सारे बच्चों को यही सिखाते हैं, बी द चेंज व्हाट नेचर वांट टू सी। मुझे ये क्यों याद आया, आपके जितने भी दोहे हैं वो प्रकृति के लिए है। और आपने इसी तरीके से कि प्रकृति क्या चाहती है वो महत्वपूर्ण है, इंसान क्या चाहता है वो महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर रखी। मैं सबसे पहले हमारे सीनियर मेंटर प्रदीप जी पाटनकर, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट करके बात रखें। प्रदीप पाटनकर सर। प्रदीप पाटनकर सर सातारा से, उन्होंने वहाँ पर 2-3 नदियों को रिजुवेनेट करने का काम कार्य किया है। प्रदीप जी, आई थिंक उनको कुछ दिक्कत है अनम्यूट करने में। डॉक्टर एच एम पाटिल सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर एच एम पाटिल सर। हेलो। हेलो। सर आप एक बार अनम्यूट करके फिर से बात रखने की कोशिश। सर बोलिए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। एक बार मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करके देखिए। 8159 से कौन ज्वाइन हुआ है? और सुनीता दीदी, अनम्यूट करके बात रखिएगा। बोलिए सुनीता दीदी। हाँ भैया, आज जो दोनों ही वक्ता थे वो बहुत ही खास थे। और दोनों को सुनकर नई जानकारी मिली है, और दोनों ने भी खुद अपने जीवन के अनुभव हमें साझा किए हैं आज। तो उनसे जरूर प्रेरणा लेंगे। दोनों ही बहुत खास मेहमानों से आपने आज मिलवाया। और हर वेबिनार में आप नए नए हीरो से मिलवाते हैं। आज के ये जो दो हीरे थे, हीरो नहीं बोल रही हूँ मैं, हीरे बोल रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। और उनका जो कार्य है वो सचमुच बहुत यानी गौरवान्वित करने जैसा ही कार्य है। वर्मा जी को तो इतने पुरस्कार मिले हैं, मैंने वो पढ़े हैं सब। तो जरूर यानी उसके लिए वो पात्र है दोनों भी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। डॉक्टर एच एम पाटिल सर। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही अभी आ विशाल रही जी? है, आ रही है। ठीक है, मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हुआ। अ, आज के इस वेबिनार में
सबसे पहले नेसू नदी पे हमने नेसू नदी का जो संरक्षण है या उसका प्रवाह जो है उसके बारे में मैंने सुना। डॉक्टर जयंत उत्तरवार सर ने अच्छा प्रेजेंटेशन एक बार दिया था हमारे इसी वेबिनार में। और ये दूसरा वेबिनार है जो नेसू नदी से जो जो खेती में लोगों को फायदा हो रहा है वो उसके बारे में यहाँ पे बात रखी नाइक सर ने। तो ये बहुत ही अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था कि बहुत ही सिंपल भाषा में आदरणीय नाइक जी ने अपनी बात रखी है कि बोरचक गांव के जो रईस रहवासी कांतिलाल जी है, जो किसान है वहाँ के, जो कैसी कैसी फसल लेते हैं, उसका क्या क्या यूज करते हैं, और वो जिस श्रद्धा से वो पानी का पूजन करते हैं, वहाँ नदी की पूजा करते हैं, वो सही में आज के दौर में एक सराहनीय कदम है। नदी की किसके संरक्षित करनी चाहिए, इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और दूसरे जो वक्ता थे हमारे आज के, उन्होंने जलदूत नंदकिशोर वर्मा जी बहुत ही अपनी कविताओं से दोहों से हमें प्रेरित किया है। नदी के बारे में, नदी के बारे में उन्होंने जो बातें कही है, तो आज के दौर में अपना कार्य और कविताएं, मतलब अपनी सृजनशीलता जो है, वो दोनों एक साथ में रखना, ये बहुत ही बढ़िया काम है। और जिसका हार्ट ऐसे, कवि हृदय जो होते हैं, वही ऐसा काम कर सकते हैं। तो मैं आप दोनों के इस कार्य को सलाम करता हूँ, वर्मा जी और कांतिलाल जी नाइक। और आपका ये कार्य निरंतर ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मैं भगवान से पार प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर एच एम पाटिल सर। ये हमारे साथी है तापी नदी के इस वेबिनार के कोर टीम मेंबर है, और हमेशा हम तो एक निमित्त है, हमारी पूरी टीम इसके पीछे है, जिसमें डॉक्टर एच एम पाटिल सर भी है। वो खुद एक कॉलेज के प्रिंसिपल रहकर अपना समय निकालते ये सारे कार्य के लिए, नदी के कार्य के लिए। उन्होंने भी वहाँ पर नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे नदियों के ऊपर काम किया है, लोगों को एक साथ लेकर अवेयरनेस हो, पीपल पार्टिसिपेशन करके नदियों को कैसे उनके निर्मल और स्वतंत्र हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। इतनी बात रखना चाहूंगा सर के बारे में। पाटनकर सर, आप अनम्यूट करोगे? प्रदीप पाटनकर सर, आई थिंक कोई दिक्कत है उनको अनम्यूट करने में। बहुत बढ़िया। कांतिलाल जी और वर्मा जी की आपने इतना सहनीय कार्य किया है कि आ, ये कार्य, मतलब जैसे कि आपने कहा 2009 से वर्मा जी आप इससे जुड़े हो, और लगातार ये प्रयास जारी है। अलग अलग रैलीज निकाले बच्चों के साथ, गांव के लोगों के साथ, ताकि हमारी नदी ठीक हो सके, हमारी प्रकृति ठीक हो सके। जैसे कि हमारे भाई साहब हमेशा कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, कि हर नदी निर्मल, स्वतंत्र और अविरल हो, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि नदी गंगा हो या कोई भी नदी हो, उतना इम्पोर्टेंट है। और भाई साहब तो कहते हैं कि नदी से भी उसके जो चार डाउन लाइन्स है, तो उसके ऊपर भी फोकस करेंगे तो ही नदी जिंदा होगी, अविरल, स्वतंत्र और निर्मल होगी। तो उसके लिए आपका प्रयास जारी है। और कांतिलाल जी, आपने तो एक छोटा सा कार्य शुरू करके कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, इसका एक मॉडल ही यहाँ पर रखा।
और आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत सैल्यूट। हमारे पूरे आओ तापी नदी को जाने के टीम के तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आगे भी हम संवाद में रहेंगे। ऐसी कोशिश करते हैं। दोनों से एक बार जाते जाते सबके लिए छोटा सा मैसेज दीजिए, कांतिलाल जी और वर्मा जी। फिर हम एक प्रेयर से इस सत्संग का समापन करेंगे। और मैं विनती करूंगा कि वर्मा जी आप ही आपके दोहे से इस सत्संग का समापन करोगे। पहले दोनों से रिक्वेस्ट है कि अपने मैसेज सबके लिए दीजिए, समराइज मैसेज। फिर हम प्रेयर के तरफ जाएंगे। बोलिए कांति, हाँ बोलिए वर्मा जी, आपने अनम्यूट किया है। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल, सब मिले सुरक्षित जल। आओ नदी को जाने, इस अभियान को हमें जन जन तक जन आंदोलन के रूप में ले जाना है। तब तक हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है। और सभी से, जो भी आज के हमारे दर्शक हैं और श्रोता हैं, वो अवश्य भी इस बात को बैठा लें कि ये नदियां हमारे जीवन का आधार हैं। और ये नदियों के आधार को जीवित रखने के लिए हमको दिमाग से सोचना है, उन्हें नमन करना है, वंदन करना है। और इस कार्यक्रम के लिए हमें आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत हृदय से बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा जी। कांतिलाल जी, आपका भी एक छोटा सा संदेश सभी के लिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ सर बोलिए। जी आवाज। हाँ जी सर। हाँ। सर, हम जहाँ भी प्रबोधन करते हैं तो सबसे पहले ये बात रखते हैं प्रकृति के हिसाब से। आ, भूमि जैसी माया, अपनी माँ जैसी भूमि, इससे माया किसी से नहीं मिलती। और जल जैसा पवित्र चीज प्रकृति में नहीं है। और सूरज का तेज जैसा कोई भी प्रकाशित देवता नहीं है। और हवा जैसा बलवान देवता नहीं है। तो प्रकृति को ही आगे रख के अपना जीवन व्यतीत करो। जैसे कि भगवान की व्याख्या करते हैं, पहला अक्षर आता है भ, हम भूमि को संबंधित करते हैं। दूसरा अक्षर ग आता है, जैसे कि गगन, छत्र छाया। और तीसरा अक्षर आता है व, जैसे कि हम वायु संबोधित करते हैं। और उसका काना लगा हुआ है तो उसको आ, आग यानी कि तेज। और सबसे आखिरी अक्षर आता है न, नीर, जल। यानी जो पांच चीजें हैं प्रकृति में, इसमें एक भी चीज नहीं है तो मनुष्य जीवन अधूरा है। तो सभी को हम प्रणाम करें और उनको पूजन करें, ऐसा संबोधित करते सर जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। धन्यवाद कांतिलाल जी। जी जी, थैंक वर्मा जी, जाते जाते एक छोटा सा दोहा या कविता आपसे सुनना चाहेंगे। यू क्योंकि जी, हम अवश्य। हमारा ये हर एपिसोड में जब हमारा सत्संग कंप्लीट होता है तो हम जी प्रेयर से सत्संग की समापन करते हैं। तो आज जी जी आपसे जी ये समापन हो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जी, दोनों अवश्य। का मैं फिर से एक बार हमारे पूरे टीम के तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने आपका कीमती समय हमारे इस वेबिनार सीरीज के लिए दिया। और हमें हर बार आपके जैसे महानुभाव जब यहाँ पर आते हैं तो उनसे नई चीज सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती जी है। और इस ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक वो पहुंचाने का एक छोटा सा कार्य या सेवा हमें करने को मिलती है। तो जी, इतना बहुत। बात रख के मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं अपने, तो आपने आदेशित किया है, तो मैं भगवान भोलेनाथ का एक दोहा अवश्य, जो मैंने रचना किया है, अवश्य रखूंगा। कि भगवान भोलेनाथ जैसा प्रकृति प्रेमी कोई नहीं। और अगर उनकी लीलाओं को, उनके शरीर पर जो
आभूषण उनके हैं, वो हर चीज प्रकृति के एक एक अंग को विभूषित करती है और बताती है। वो एक लंबी चर्चा होगी, लेकिन एक दोहा। महिमा भोले की बड़ी, महिमा भोले की बड़ी, दिया गंग को मान, मस्तक पर स्थान दे, पर भूल गया इंसान, भूल गया इंसान। तो भगवान भोलेनाथ का जो गंगा, माँ गंगा को सिर पर धारण करने के पीछे एक जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, कि ये पूज्य नदियां कितनी पवित्र हैं, जिन्हें हमें मस्तक पर स्थान देना, जिन्हें हमें चिंतन में रखना है। भगवान भोलेनाथ जी ने वो उदाहरण प्रस्तुत किया, और हम उनके जो मानने वाले हैं, नदियों को पूजने वाले हैं, नदियों से शायद कहीं ना कहीं विमुख हुए हैं। और एक अंतिम दोहा, रास बिहारी कृष्ण ने, रास बिहारी कृष्ण ने किया कालिया माफ, यमुना जल विष मुक्त हो, किया यमी को साफ, किया यमी को साफ। यमुना की सफाई का जो पहला उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने जी ने दिया। तो ऐसे महान, जिन्हें हम ईश्वर के स्वरूप में पूजते हैं, उनके इन संदेशों को मन में आत्मसात करना है, हृदय में ग्रहण करना है, और अपनी नदियों की ओर चलना है, नदियों के साथ चलना है, प्रकृति के साथ चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुनीता जी दीदी, जी आपको जी। कुछ कहना है? धन्यवाद। हाँ। आप सभी को सादर नमस्कार, हर हर गंगे जल प्रणाम। जय जगत। जय।